इस सेशन के एंड तक आते आते सभी डर आपके मन से निकल जाएंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी हमें किसने दी थी? गिवन बाय बर्जीलियस। कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड दूसरा है आपके पास टेट्रावैलेंसी। यूरिया बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लेबोरेटरी में, तो वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बेटा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो आपको प्लस एम या प्लस आर देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ बेटा? इससे आपकी जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो डिस्प्रूव हो गई। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? माय नेम इज सान्या नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत अमेजिंग सीरीज विच इज उदय वन शॉट, जिसमें बेटा आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट सेशन की बारी है एंड वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे विच इज GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतनी डिमांड आ रही थी इस सेशन की, इस लेक्चर की, तो बेटा आज हम GOC के लेक्चर को देखेंगे एंड जो भी डर है ना हमारे मन में बैठा हुआ है कि यार बड़ा मुश्किल सा होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, इस सेशन के एंड तक आते आते सभी डर आपके मन से निकल जाएंगे एंड आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग एंड आसान लगने लगेगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जिसमें हमने पढ़ना है GOC के बारे में। तो यार सबसे पहले बात ये आती है कि यार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? क्या भाई क्या कहना चाहते हो? तो भाई इनिशियली बोला गया है ना, इनिशियली बोला गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। इनिशियली बोला गया कि जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। अब मैम कार्बन ही क्यों? कार्बन ने क्या ऐसे तीर मार लिए? तो बेटा याद करो क्लास 10th में हम पढ़ते थे कि कार्बन ने ऐसे क्या तीर मारे हैं, है ना? कार्बन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ, कार्बन शो करते बेटा कैटिनेशन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब हम 10th में पढ़ते थे। कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन विच इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, है ना? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन कैटिनेशन करता है, यानी कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ जुड़ के लंबी लंबी चेन्स बना लेता है। तो मतलब कार्बन ने वो डायलॉग सीरियसली ले लिया कि भाई मैं अपना फेवरेट हूं, ठीक है, कार्बन कार्बन, अरे भाई, ठीक है। सो कैटिनेशन। एंड दूसरा है आपके पास टेट्रावैलेंसी, ठीक है, दूसरा है आपके पास टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रा माने 4, वैलेंसी का मतलब तो तुम्हारे को पता ही है। अब कार्बन की क्या है? कार्बन की टेट्रावैलेंसी है। सो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, भाई कार्बन इतना फेमस हो रखा है। तो हमने ये बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। बट यार फिर ना कुछ इश्यूज आने लगे। कैसे? जैसे कि मैंने ले लिया MgCO3, है ना, मैंने ले लिया Na2CO3, ठीक है, राइट, कुछ ऐसे कंपाउंड्स ले लिए। तो ये क्या थे बेटा? ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ये क्या थे? ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, है ना। अब आपको यहां पे कार्बन दिख रहा है, बिल्कुल कार्बन दिख रहा है, बिल्कुल यार इनमें तो कार्बन है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ये बोलना कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की स्टडी, ये बात ना ठीक नहीं लग रही थी, है ना, ये बात में मजा नहीं आ रहा था। तो फिर बेटा हमने क्या बोला? फिर हमने इस डेफिनेशन को थोड़ा बढ़िया बनाया और ये बोला लेटर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री was defined, organic chemistry was defined as the study of hydrocarbons and its derivatives, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। फिर लेटर ऑन क्या डिफाइन करा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब यार हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एंड इनके बारे में बच्चों हमने ये भी पढ़ा था, 10th का ही अभी तक बता रही हूँ, थोड़ी सी रिवीजन बीच बीच में 10th भी इंक्लूड हो रही है। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि भाई ये आपके सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि सैचुरेटेड माने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसको एल्केन भी बोलते हैं।
या फिर अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड में आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन बोल देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हमने पता कर लिया हाइड्रोकार्बन्स क्या है, रिवाइज कर लिया, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अभी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, देखो यार, सपोज करो मैंने ले लिया CH4, ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। मैंने क्या करा टाइगर्स, मैंने इसमें से सपोज करो एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह Cl लगा दिया, तो इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे दिया CH3Cl। ये आपका हाइड्रोकार्बन था, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लियर है, ये डेफिनेशन समझ आ गई आपको कि लेटर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब उसके बाद बेटा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही थी ना, तो एक थ्योरी निकल कर आई जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। जिसका क्या नाम था, वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये किसने दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी हमें किसने दी थी, गिवन बाय बर्जीलियस। किसने दी थी, गिवन बाय बर्जीलियस। ठीक है, अब वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय बर्जीलियस, इसमें क्या बोला गया, इसमें यह बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली मिल रहे हैं हमें। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली हमें मिल रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन के पीछे ना कोई मिस्टीरियस है ना, कोई सीक्रेट सी, कोई वाइटल फोर्स है। ठीक, तो क्या बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली। कैसे मिल रहे हैं बेटा, कैसे अकर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली and there is a mysterious या फिर वाइटल, कोई भाई सीक्रेट सी, मिस्टीरियस सी फोर्स है। देयर इज अ मिस्टीरियस या फिर वाइटल फोर्स बिहाइंड देयर फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो साइंटिस्ट वर लाइक ठीक है भाई, नेचर से मिल रहे हैं, ओके। बट फिर क्या हुआ, फिर बेटा एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफ वोलर। ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे एफ वोलर। वो क्या करना चाह रहे थे, बेटा, वो बनाना चाह रहे थे अमोनियम साइनेट। वो क्या करना चाह रहे थे, अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहे थे। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो लेबोरेटरी में बना रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ले लिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, साथ ही में उन्होंने ले लिया पोटेशियम साइनेट KCNO। ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम साइनेट, ऑलराइट। तो हुआ क्या यहां पे, हुआ क्या बेटा, आपका सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। ठीक है, सिंपल आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये DDR क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। ठीक है, एंड आपको क्या मिल गया, बेटा, आपको मिल गया KCl, आपको क्या मिल गया, KCl, एंड साथ ही में आपको मिल गया NH4CNO अमोनियम साइनेट। क्या मिल गया आपको, अमोनियम साइनेट। ठीक है, पर हुआ क्या बच्चों, ये ना आपका अनस्टेबल था। ये क्या था, ये आपका अनस्टेबल था, एंड इसने क्या करा, इसने ना रीअरेंजमेंट कर लिया। ये अनस्टेबल था एंड इसका रीअरेंजमेंट हो गया, एंड हमें क्या मिला, हमें मिला NH2CONH2। हमें क्या मिला, NH2CONH2 विच इज योर यूरिया, जो कि क्या है बेटा, जो कि यूरिया है, बॉडी में मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एफ वोलर ने क्या करा, ही एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड यूरिया। ठीक है, काश हमारे साथ भी ऐसे एक्सीडेंट हो जाए हैं। ही एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड यूरिया। ठीक है जी,
यूरिया बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लेबोरेटरी में, तो वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। एवरीबडी वाज लाइक यार अगर यूरिया बन सकता है तो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बना लेंगे। तो इससे क्या हुआ बेटा, इससे आपकी जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो डिस्प्रूव हो गई, है ना। उसको कहा कि अरे बाय बाय, हो गया भाई, बन रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में, ठीक है, टाटा बाय बाय। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, द आंसर इज यूरिया, ठीक है। तो भाई ये कहानी थी आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी की। अब आपके पास भर भर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जगह जगह आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है यार, इतनी वास्ट ब्रांच है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन ने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे पिछले जन्म में, है ना, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके नाम कर दी कि ये लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के नाम कर दी। यस, तो इतना आपको बेसिक समझ आया कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? डन है। चलो यार अब ना आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारे टॉपिक को, विच इज हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। अब कार्बन जो है ना वो आपका sp, sp2, sp3 तीनों हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। अब उससे पहले कि भाई हम चेक करें कैसे पता लगता है एंड ऑल दैट, एक बार ना पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड को रिवाइज कर लेते हैं। मुझे पता है तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा, बट स्टिल, है ना। तो देखो बच्चों, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई। यस, ठीक है बेटा। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। यहां पे हमें क्या करना है, हमारे को कैलकुलेट करने हैं द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो बेटा सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा दो पाई। अब देखिए यहां पे आपके पास सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है, चारों कैसे बॉन्ड है, चारों आपके सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स है यहां पे। यहां देखिए बेटा सिंगल बॉन्ड है सिग्मा 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 सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। यस, चलिए यहां पे देखते हैं सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब पाई बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो कितने सिग्मा और पाई हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा हो गए और एक आपके पास पाई बॉन्ड हो गया। यस, चलिए यहां पे देखते हैं सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और आपके पास 2 पाई हो जाते हैं। सो यू हैव 3 सिग्मा 2 पाई हियर, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बेटा सिग्मा 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 पाई, एक बार ऐसे देख लो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ठीक है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा। सो नाउ कैलकुलेट, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा हो गए और 1 2 2 आपके पास पाई हो गए। चलिए यहां पे देखते हैं सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 और पाई, ठीक है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा और एक पाई, ठीक है, सिंपल। यस, चलिए तो सिग्मा पाई हमने काउंट कर ली, कैलकुलेट कर ली, याद आ गए हमें। नाउ कमिंग बैक टू हाइब्रिडाइजेशन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करती हूं तो आपको पता है कि कार्बन क्या बनाता है, कार्बन आपके 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्या है, sp3। अगर कार्बन ने बनाए 3 सिग्मा और 1 पाई तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और अगर कार्बन बना रहा है आपके 2 सिग्मा 2 पाई तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं sp, ठीक है। चारों सिग्मा बॉन्ड है तो कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 3 सिग्मा और 1 पाई बना रखे हैं तो sp2, और अगर 2 सिग्मा 2 पाई है तो sp, ठीक है। इसको मतलब मैंने एक ट्रिक्स ही बना रखी थी अपने लर्न करने के लिए, है ना, कि भाई बंदा कंफ्यूज हो जाता है कभी, और भाई 4 सिग्मा sp3 3 सिग्मा 1 पाई कैसे, तो मैंने तो ऐसे कर रखा था, है ना, छोटी सी क्यूट सी ट्रिक है कि भाई 4 है, 4 में से 1 माइनस करो 3 तो sp3, है ना, ठीक। 3 सिग्मा है, 3 में से 1 माइनस करा 2 तो sp2, 2 सिग्मा है, 2 में से 1 माइनस करा 1 तो sp1 या फिर sp। यस, चलिए ये हो गया हमारे पास। चलो अब यहां पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, भाई कार्बन की क्या करनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करिए, है ना, एक बार बेटा खुद ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो। देखो जी एक बार इनको ऐसे पूरा अच्छे से इसको
खोल के बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका CH3। मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकती हूँ बट कोई बात नहीं, अभी हम पूरे स्ट्रक्चर को खोल के बना देते हैं। CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। चलिए जी, अब निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन ने चारों सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, सिग्मा 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 सिग्मा। इस कार्बन ने चारों सिग्मा बना रखे हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, ठीक है। चलिए इस कार्बन को देखो, सिग्मा 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 और पाई, 3 सिग्मा 1 पाई है। 3 सिग्मा 1 पाई के लिए क्या होता है, sp2 होता है। सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसको देखो भाई, सिग्मा सिग्मा, इस कार्बन के 3 सिग्मा और 1 पाई है, ये भी कैसा हो गया, sp2। इस कार्बन को देखो, इधर सिग्मा सिग्मा और 2 पाई हो गए, तो आपके 2 सिग्मा 2 पाई, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। एंड इसको देखो, सिग्मा 2 सिग्मा 2 पाई, सो दिस इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। क्लियर है, सिंपल, बस आपको देखने भाई कितने सिग्मा कितने पाई बना रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। CH3 CH2 CHO, ठीक। चलिए अब देखो यार, सिग्मा 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 सिग्मा, चारों सिग्मा बना रखे हैं, सो sp3 हाइब्रिडाइज। इसको देखो, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इस कार्बन के अराउंड चारों सिग्मा है, तो ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। गाइस यहाँ करेक्शन है, दिस इज sp3 है ना, मैंने बोला सही है, लिख गलत दिया। तो 4 सिग्मा बने हुए हैं, 4 सिग्मा के लिए आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। चलो कंटिन्यू पढ़ाई। इसको देखो, सिग्मा 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 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सिंपल है यार, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, ठीक है। सो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, राइट। चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इस कार्बन के सिग्मा 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 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, दिस विल गिव यू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको देखो बेटा, सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई, ये भी आपका sp2 हो गया। इसको देखो, सिग्मा 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 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, ये भी sp2 हो गया। इसको देखो, सिग्मा पाई, तो इसके 2 सिग्मा 2 पाई है, तो ये आपका sp हो गया, ठीक है। इसको देखो, सिग्मा पाई तो इधर है ही, ये सिग्मा सिग्मा, इस कार्बन के 3 सिग्मा 1 पाई, सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चा, निकालना बहुत आसान है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है बेंजीन। बेंजीन में देखो बेटा, अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूं, तो इस कार्बन ने, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली हर जगह यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन है। किसी एक कार्बन को पकड़ लो, ठीक है, मैंने इस कार्बन को पकड़ लिया। अब इस कार्बन ने बना रखा है ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा। सो दिस कार्बन हैज 3 सिग्मा 1 पाई, सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंड बेंजीन में सभी कार्बन का यही खेल है, सभी कार्बन का यही सीन है। आप इस वाले कार्बन को पकड़ लो, इस कार्बन को पकड़ लो, सिग्मा 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 और पाई हो गया, 3 सिग्मा 1 पाई। सो ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, सभी आपके sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल। चलिए अब यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करें क्या, चलो कोई बात नहीं ट्राई करो वैसे एज इट इज, ठीक। इस कार्बन के बेटा हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे एक बॉन्ड, तो 4 सिग्मा हो गए sp3, ठीक है। इसके देखो बेटा, सिग्मा 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 sp3। यार ऐसा करते हैं, इसको बढ़िया से ही बना देते हैं, है ना, कोई बात नहीं, ठीक। सो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। चलिए बच्चा बहुत सिंपल है, सिग्मा 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 सिग्मा, चारों सिग्मा तो sp3, इसके भी 4 सिग्मा तो sp3, ठीक है। इसको देखो, सिग्मा पाई पाई, इसके 2 सिग्मा 2 पाई, सो दिस इज sp। इसको देखो बच्चा, 2 सिग्मा 2 पाई, दिस इज sp। एंड इसको देखो, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 4 सिग्मा है, सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है।
सिंपल सो इजी जस्ट लाइक अ वाओ। यस, चलिए तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन की कहानी समझ आई। चलो अब बेटा एक बार अगर मैं ये sp, sp2, sp3 को देखूं और इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर निकालूं तो देखिए कैसे होगा। sp भाई यहाँ पे दो ऑर्बिटल है, एक s एक p, तो 1/2 हो गया, तो परसेंटेज s कैरेक्टर हो गया आपका 50%। यहाँ पे देखो आपका 1/3 हो गया, सो 33.33%। यहाँ पे आपका 1/4 हो गया, चार ऑर्बिटल है, एक s 3p, 1/4 हो गया, सो 25%। तो ये आपकी परसेंटेज s कैरेक्टर की कहानी है यहाँ पे। अब होता क्या है बच्चा, देखिए आपका परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतने ही आपको शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स मिलेंगे, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा तो आपको शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स मिलेंगे। देखिए यार आपका जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, क्लोजर टू द न्यूक्लियस होता है, तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है एंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि परसेंटेज s कैरेक्टर घट रहा है, ठीक है, परसेंटेज s कैरेक्टर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है एंड बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो घट रही है। ठीक है, आप देख सकते हो परसेंटेज s कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, परसेंटेज s कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है एंड बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो घट रही है। या फिर उल्टे तरीके से देख सकते हो कि परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड की लेंथ कम हो रही है एंड बॉन्ड आपको स्ट्रॉन्गर हो रहा है। परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा तो आपको शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स मिलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखते हैं बेटा, more is the percentage s character, more is the percentage s character, more is the electronegativity। ठीक है, परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, more is the electronegativity। what is electronegativity, याद करो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। एक्चुअली में क्या है भाई, s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है ना, जैसे हमने परसेंटेज s कैरेक्टर की यहाँ पे बात करी, परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, आपका s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होती है, कम होती है, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, बॉन्ड लेंथ आपकी कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। यहाँ पे देखिए मोर इज द परसेंटेज s कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा s ऑर्बिटल जो है आपका क्लोजर टू द न्यूक्लियस है, मोर अट्रैक्टेड है, ठीक है, मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, तो इसलिए परसेंटेज s कैरेक्टर आपका ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज्यादा होती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखूं तो हाउ इट गोज बेटा, देखिए sp उससे कम आपका sp2, उससे कम आपका sp3, परसेंटेज s कैरेक्टर आपका घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी घट रही है। समझ आई आप लोगों को यहां तक बात, क्लियर हुई कहानी, क्लियर है बेटा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हम ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए सपोज करो मैंने ले लिया प्रोपेन, ठीक है, मैंने ले लिया प्रोपेन। अब प्रोपेन में बेटा प्रोप का मतलब है कि 3 कार्बन एटम है, एन का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं प्रोपेन लिखूं तो प्रोपेन क्या होता है बेटा, प्रोपेन होता है आपका C3H8, ठीक है, C3H8। यहां पे मैंने क्या लिखा है बच्चों, यहां पे मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि कितने एटम कितने कितने हैं, कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है। सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूं, मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH3। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको थोड़ा सा खोल के लिख दिया, थोड़ा सा क्या पूरा खोल के लिख दिया ऐसे, ये CH3, ठीक है, ये आपका CH2 और ये आपका CH3। इसको बेटा कंप्लीटली मैंने खोल के लिख दिया तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पूरा इसको खोल के लिख दिया।
और इसको बेटा कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है, मेरे पास 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है और बाकी हाइड्रोजन है। मैंने कहा भाई ना मेरे को कार्बन दिखाने ना मेरे को हाइड्रोजन दिखाने, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन है तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया। ये जो आपके तो डॉट्स मान लो, ये जो पॉइंट्स मान लो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन। और अब कार्बन की वैलेंसी फुलफिल होगी, कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 और बना दिए यहाँ पे HHH, 2 बने हुए हैं, 2 और बना दिए HH, एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 और बना दिए HHH, तो दिस इज CH3 CH2 CH3 है ये प्रोपेन ही, बट मैंने इसको कैसे दिखाया, मैंने इसको बॉन्ड्स लाइंस की मदद से दिखाया, कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन, ठीक, प्रोपेन समझे। चलो एक और ट्राई करते हैं, आप ले लो बेटा ब्यूटेन, ब्यूटेन ले लिया हमने, तो ब्यूटेन के केस में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलो सारे पहले खुद ही अपनी नोटबुक में बना लो, है ना, खुद ही एक बार ट्राई करो। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C4H10, ठीक है, ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन आपका एल्केन है बच्चों, एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कह दो ना +2, यहाँ पे आप n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो C4H 2 4 जा 8 + 2 10, तो C4H10 ये हो जाएगा आपका C3H8, है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे C4H10 हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या हो गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला। फिर इसको पूरा खोल के लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड देन बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन है आपके पास, 4 कार्बन है आपके पास, तो हमने ऐसे बना दिया, दिस इज योर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH2 CH3, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर 1 2, मतलब ये बन गया आपका क्या, ब्यूटेन, 1 2 3 4, ठीक है, डन है, CH3 CH2 CH2 CH3। चलो जी, तो यार यहाँ पे ना अभी तक कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे थे, अब चलो आप बनाओ बेटा, आप बनाओ क्लोरोइथेन के लिए, ठीक है, क्लोरोइथेन ले लिया मैंने, यस, H का मतलब 2 कार्बन, N का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एंड Cl लगा हुआ है, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका C2H5Cl, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CH3 CH2 Cl, कंडेंस्ड फॉर्मूला, देखो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और Cl, ठीक। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं CH3 CH2 Cl, ठीक है, CH3 CH2 Cl, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका बॉन्ड लाइन बनाते हैं बेटा, 2 कार्बन है तो मैंने एक लाइन बना दी, एक ये कार्बन और ये रहा आपका Cl। या कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे, बाकी अगर कोई डिफरेंट एटम है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या Cl हो गया, ये तो दिखाना पड़ेगा ना, हम खुद से थोड़ा ना सपना ले लेंगे अरे 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 यहाँ पे तो Cl लगा हुआ है, ये तो दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको आप एनालाइज करने की कोशिश करो, ये आपका कार्बन, ये आपका कार्बन और ये आपका Cl। कार्बन है बेटा, एक बॉन्ड बना रखा है, 3 और बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 और बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सो दिस इज CH3 CH2 Cl, ठीक है, CH3 CH2 Cl। तो इसका बॉन्ड लाइन हमने कैसे बनाया, हमने बना दिया बेटा ऐसे, ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। सो व्हाट यू हैव बच्चा, यू हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार, क्वेश्चन में आपको बेटा क्या दे रखे हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दे रखे हैं, इनको पूरा एक्सपैंड करके लिखना, पूरा खोल के लिख देना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, कार्बन 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 कार्बन, है ना, जो भी आपको ये दिख रहे हैं ये सारे आपके कार्बन हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देन ये भी क्या है आपका कार्बन, ये भी और ये भी, तो यहाँ पे कार्बन लगाया, हाइड्रोजन अभी लगा दूंगी, टेंशन मत लो, ये रहा कार्बन ये रहा कार्बन, बस हाइड्रोजन लगाना तो सबसे आसान काम है, ठीक है ना, बस बैलेंस ही फुलफिल करनी है आपने। तो देखिए भाई इसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इसके भी 2 हाइड्रोजन,
इसके भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके भी 2 हाइड्रोजन, इसके भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो एक ही और बचा है हाइड्रोजन, इसके भी 3 बने हुए हैं, एक और बचा है हाइड्रोजन, इन पे 3 हाइड्रोजन और इन पे 3 हाइड्रोजन। क्लियर है? सिंपल है तो बहुत ज्यादा, है ना। चलो इसको ट्राई करो बेटा। ये देखिए, ये कार्बन है आपका और ये कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। अब ये बनाया, ठीक है, फिर ये बनाया, यहां पे हमने OH लगा दिया, फिर हमने ये वाला बनाया, ठीक। यस, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन, OH लगा हुआ है एंड कार्बन। अब बस हाइड्रोजन लगा दो, इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो बस एक हाइड्रोजन लगाया, इसके तो चारों बने हुए हैं तो हाइड्रोजन कहाँ ही लगेगा, है ना। इसके 2 बने हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इसके 3 बने हैं, 1 हाइड्रोजन, इसका 1 बना है तो 3 हाइड्रोजन। यस, तो ये हो गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड C C C, यहाँ पे OH और यहाँ आपका C आ गया, ठीक है। क्लियर है? समझ आ गया ना बच्चों कैसे ये काम करना है? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे प्यारे प्यारे इंटेलिजेंट टाइगर्स। चलो अब बेटा बात करते हैं 3D स्ट्रक्चर की। यार अब 3 डायमेंशनल को पेपर पे कैसे दर्शाएं, कैसे दिखाएं पेपर पे कि यार ये 3 डायमेंशनल चीज है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, देखो इसको आप ऐसे समझिए, है ना। रुक जाओ, इसको बढ़िया से समझते हैं। देखो बच्चों, ये हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, ये ऐसे हो गया और ये आपका कुरकुर ऐसे हो गया, ठीक है। समझने की कोशिश करना है ना, थोड़ा काम चलाओ काम है बट समझ जाना तुम ठीक है। देखिए बच्चों, आप देख पा रहे हो कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके प्लेन में है। सपोज करो मैं इस रिमोट को प्लेन मान लेती हूं, तो ये दोनों जो है ये दोनों आपके प्लेन में है, ठीक है, ये दोनों आपके प्लेन में है। नाउ दिस वन इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन, ये प्लेन से बाहर आ रहा है, और ये जो ब्लू वाला है ये भी प्लेन से बाहर आ रहा है। ये प्लेन से बाहर, ये प्लेन से बाहर, ये आपके इन प्लेन है। ये प्लेन से बाहर है एंड इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये भी प्लेन से बाहर है, ये ब्लू वाला, एंड इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, है ना। दिस इज टूवर्ड्स यू एंड दिस इज अवे फ्रॉम यू। तो इसी को बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, ठीक है। ये दोनों तो आपके इन प्लेन है। अब जो आपका प्लेन से बाहर है, प्लेन से बाहर है बट इट इज टूवर्ड्स यू, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड वेज से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉलिड वेज बना के रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ प्लेन, ये बॉन्ड प्लेन से बाहर है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स यू। एंड ये जो पीछे वाला था उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको डैश, ये डैश है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश वेज से। डैश वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। डैश वेज का क्या मतलब है कि बॉन्ड प्लेन से बाहर ही है, बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ प्लेन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो तुम्हारी तरफ है बेटा उसको सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो तुमसे परे है, तुमसे दूर है, उसको, तुमसे अवे है, उसको हम डैश वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सिंपल है, इजी है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज नहीं है यहाँ पे, है ना। सो दिस इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये आगे समझ लो और ये पीछे समझ लो, है ना भाई। ये प्लेन है, ये प्लेन से, ये आउट ऑफ प्लेन है टूवर्ड्स यू, ठीक है, तो सॉलिड वेज। ये वाला आउट ऑफ प्लेन है बट अवे फ्रॉम यू, पीछे वाला दिख रहा है, सो दिस इज डैश वेज, ठीक है, सिंपल, ओके। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। तो कार्बन की डिग्री क्या क्या हो सकती है बच्चों, आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी, क्वाटर्नरी, ठीक है। सो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री, क्वाटर्नरी 4 डिग्री। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री का क्या मतलब है बच्चों? 1 डिग्री माने कार्बन अटैच टू 1 कार्बन एटम, क्या लिखेंगे? कार्बन अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम। कार्बन केवल एक कार्बन एटम से अटैच्ड है तो वो कार्बन बन जाएगा 1 डिग्री। सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री का क्या मतलब है? कार्बन अटैच्ड टू
2 कार्बन एटम्स, ठीक है, 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अभी एग्जांपल देखेंगे सब समझ आ जाएगा। 3 डिग्री, अब तो समझ ही गए होगे, इतने इंटेलिजेंट तो है मेरे टाइगर्स, है ना। कार्बन अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, कार्बन अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। एंड क्वाटरनरी में क्या हो जाएगा, कार्बन अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। चलिए, डिग्री ऑफ कार्बन में आपके पास है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से अटैच्ड है दैट विल बिकम 1 डिग्री। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच्ड है 2 डिग्री। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच्ड है 3 डिग्री। ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच्ड है 4 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन देखेंगे, इसी में आपको सारी डिग्री क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल, ये कार्बन केवल एक और कार्बन से अटैच्ड है। इसको ऐसा करते हैं, इसको बढ़िया से खोल के वैसे लिखने की जरूरत है नहीं। ये कार्बन की बात अगर करें बेटा, तो यहाँ पे ऐसा सा कुछ हो रहा है ना, CH3 और ये CH2। तो दिस कार्बन, चलो इसको खोल के ही लिख लेते हैं बढ़िया से, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हो जा भाई, ओहो हो, ठीक। चलो, CH3, CH2, CH3, CH3, CH3 में इसको इससे नहीं खोल रही, बहुत गुचड़ मुचड़ हो जाएगा, ठीक है। बस टू गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करके लिख दे रही हूं, नहीं तो हम डायरेक्टली भी वहां पे कर सकते थे, बट चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो देखो बेटा, ये कार्बन आपका सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, बाकी 3 जगह हाइड्रोजन है। ये कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये बन गया आपका 1 डिग्री। ये कार्बन आपके 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री। ये कार्बन आपका 1 2 3 4 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका 4 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री। ये कार्बन आपका 2 कार्बन से अटैच्ड है 2 डिग्री। ये कार्बन आपका सिर्फ एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, है ना। एज सिंपल एज दैट। डिग्री ऑफ कार्बन क्लियर है, कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है उस हिसाब से आपकी डिग्री आ जाती है। यस, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ये जो बच्चों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तुम्हारे पास हो गया एसाइक्लिक या ओपन चेन एलिफेटिक, है ना भाई। यहां पे तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, यहां पे तुम्हारे पास आ जाते हैं स्ट्रेट चेन या ब्रांचिंग, ठीक है। देन इसमें फर्दर आपके पास आ जाता है एल्केन यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, और एल्काइन यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। दिस इज योर सैचुरेटेड, याद है कि नहीं, सेशन के स्टार्टिंग में भी बताया था। एंड ये होते हैं आपके अनसैचुरेटेड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट चेन ब्रांचिंग। अब बात करते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन की। भाई तुम्हारे पास कैसी चेन है, साइक्लिक चेन है ना, क्लोज चेन है, यस। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो मतलब क्या होता है बेटा, होमोसाइक्लिक, होमो माने सेम, यानी कि रिंग में सारे कार्बन एटम्स हैं। और हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कि रिंग में कार्बन के अलावा डिफरेंट एटम है, ठीक है, कार्बन के अलावा भी कोई डिफरेंट एटम है, यस। अब होमोसाइक्लिक भी फर्दर क्लासिफाई हो जाता है इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक बेटा क्या है, देखो रिंग में सारे कार्बन एटम्स है, क्योंकि होमोसाइक्लिक की ही फर्दर टाइप है, रिंग में सारे कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। बट ये इसकी प्रॉपर्टीज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एलिफेटिक जैसों को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये एलिफेटिक कंपाउंड जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक। अगर मैं बात करती हूं एरोमेटिक की, एरोमेटिक बेटा, एरोमेटिक वर्ड डिराइव हुआ है अरोमा से, ठीक है। इन कंपाउंड में अरोमा होता है, इनको हमने डिटेल में आगे पढ़ना है, ठीक है। तो बस एक बार फटाफट से ऐसे क्विकली देख लेते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। एरोमेटिक फर्दर क्लासिफाइड इनटू बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। हेट्रोसाइक्लिक की बात करें, यानी कि रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम भी है, वो भी आपका एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक यानी कि रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम है बट वो एलिफेटिक जैसी प्रॉपर्टी रख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हो गया आपका एरोमेटिक। सिंपल, क्लियर, डन। देख लो एक बार इसको बढ़िया से, स्लो चार्ट को देखो, है ना। यहां पे एक बार है ना बॉक्सेस बना देती हूं गाइस, थोड़े से एस्थेटिक्स हो जाएंगे ठीक है। चलिए जी, एक बार इसको अच्छे से देखिए, एरोमेटिक, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, हेट्रोसाइक्लिक में आपके पास एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। देखो एक बढ़िया से, चलो भाई क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, चलो भाई पहले लिख लेते हैं। एन एटम
an atom or group of atom, an atom or group of atom in a molecule which is responsible for the characteristic chemical properties of organic compound. ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? एटम और ग्रुप ऑफ एटम। सीधे सीधे भाषा में देखो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड में आके उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके फंक्शन को ही बदल देता है, उनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल में जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा ग्रुप या फिर एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड में आके उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके फंक्शन को ही बदल देते हैं, उनको फंक्शनल ग्रुप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, सपोज करो तुम्हारे पास था बेटा CH4। CH4 क्या है? एक एल्केन है, ठीक है, दिस इज मीथेन। अब मैंने क्या करा, मैंने इसका एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह लगा दिया OH, उसकी जगह OH लगा दिया तो मुझे मिलेगा CH3OH। बेटा ये तुम्हारा एल्केन था, ठीक है, और ये OH आया और उसने वक्त, हालात, जज्बात सब बदल दिए बेटा। एल्केन को क्या बना दिया? अल्कोहल बना दिया। इसको कोई नहीं पूछ रहा था, इसको बहुत लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? एक ग्रुप आया बच्चा, है ना, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड में आके उसके फंक्शन को, उसकी प्रॉपर्टीज को ही बदल दे, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। चलो अब इसी को ना आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। सपोज करो मैंने ले लिया, मैंने एक सीरीज ले ली, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH एंड सो ऑन। मतलब ये सीरीज चलती जाएगी, है ना। अब देखो, जैसे जैसे आप इस सीरीज में नीचे जा रहे हो, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ रहा है ना। कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, तो सीधा सीधा मैं कह सकती हूं कि मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती हैं, अगर मॉलिक्यूलर मास चेंज होता जा रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी बेटा? चेंज हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, टाइगर्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शनल ग्रुप। एंड यहां पे आप देख सकते हैं इस सीरीज में कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो आपका सेम है। फंक्शनल ग्रुप जो है आपका, वो आपका सेम है कि नहीं? कैन यू सी दिस? केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फंक्शनल ग्रुप, एंड द फंक्शनल ग्रुप इज सेम हियर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या होंगी? सेम सी होंगी, सिमिलर होंगी। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो हम इसके एग्जाम्पल तो भाई 10th में पढ़ते आए थे। भाई तुम्हारा अल्कोहल हो गया, है ना, अल्कोहल हो गया, OH, एल्डिहाइड हो गया, CHO, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ठीक है, COOH, एंड बहुत सारे, भाई बहुत पढ़े भी हुए हैं हमने, देख भी लिए हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, राइट, एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है और वो यहाँ पे सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम सी होंगी, सिमिलर होंगी। तो एंड मोर ओवर एक और चीज आप यहाँ पे देखो, ठीक है, एक बढ़िया सी चीज देखते हैं यहाँ पे। आप ना ले लो C2H5OH एंड आप उसमें से माइनस कर दो CH3OH। मैम ये क्या कैसी बातें कर रहे हो? माइनस, अरे सिंपल मैथ्स वाली माइनस कर लो ना, ऐसे बेसिक, मतलब ये नंबर देखो, ये OH तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ H5 है, यहाँ H2 है, तो सॉरी यहाँ H5 है, यहाँ H3 है, तो ये H2 हो जाएगा। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, तो 2 - 1 1 होता है, तो ये क्या हो गया? CH2 हो गया। सही बात है। अब भाई किसी और को ले लो, सपोज करो मैंने C4H9OH ले लिया और मैंने C3H7OH ले लिया, दोनों का मैंने सब्ट्रैक्ट करा, ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। H9 और H7 माइनस होगा तो H2, C4 - C3 होगा तो C1 आएगा, जो कि डायरेक्टली C लिख दिया। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये जो सक्सेसिव मेंबर्स है, सक्सेसिव माने जस्ट नीचे का, सक्सेसिव मेंबर्स किस यूनिट का अंतर रख रहे हैं? इनके बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस है।
है, इनके बीच में किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। यानी कि इसमें CH2 ऐड करूं तो ये मिल जाएगा, या फिर इसमें से CH2 माइनस करूं तो ये मिल जाएगा। इसमें CH2 ऐड करूं तो ये, इसमें CH2 तो ये, इसमें CH2 तो आपको नेक्स्ट मेंबर मिल जाएगा ऑफ दिस सीरीज। तो ऐसी सीरीज को मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब जो सब मैंने आपको पढ़ाया है उन सभी के एक बार पॉइंट्स देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सिमिलर केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत बढ़िया। सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 यूनिट, मैंने आपको दिखा दी, सक्सेसिव माने जस्ट नीचे वाले कंपाउंड में किसका अंतर है, CH2 यूनिट का अंतर आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि आपकी डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो आपकी ग्रेडेशन शो कर रही है विद राइज इन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बेटा बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी अंतर है। ठीक है, ग्रेडेशन शो कर रही है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हुई आप लोगों को, होमोलोगस सीरीज तक समझ आ गया। एक बार इसको बढ़िया से लिख लो, है ना। चले फिर, डन है। ऑल राइट बेटा, तो ये सब हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लाइक एक्चुअल फीलिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। अभी तक हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक्स बढ़ रहे थे, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड असली फीलिंग, असली एसेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब समझना शुरू करते हैं, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा जो रिएक्टेंट होता है ना, उसको हम प्यार से क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, अब आपके पास सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट पे अटैक हुआ, किसका भाई, अटैकिंग, सबस्ट्रेट पे अटैक हुआ अटैकिंग रिएजेंट का। ठीक है, अटैक हुआ किसका, अटैकिंग रिएजेंट का, अटैकिंग रिएजेंट का। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है इंटरमीडिएट। आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं बेटा, ये इंटरमीडिएट आपकी शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती हैं, जो तो रिएक्शन के दौरान बनती हैं, बहुत कम समय के लिए बनती हैं, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, एंड ये फिर आपको क्या देती हैं, ये आपको देती हैं मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स। ये इंटरमीडिएट से फिर आपको क्या मिलता है, फिर आपको मिलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट, है ना। तो आपके पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट पे अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक करा, इंटरमीडिएट बना, ये आपकी शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती हैं, काफी अनस्टेबल होती हैं, एंड देन ये आपको क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट हो गया, साइड प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब यही सब पढ़ते बेटा कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, ये क्या कहानी है इसकी, राइट। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में फिजन कैसे होता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड को हम कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है भाई, ये तो हमारे को पता है, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड को आप दो तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन एंड होमोलिटिक फिजन। ठीक है, हेट्रोलिटिक फिजन एंड होमोलिटिक फिजन। अब यार ये हेट्रोलिटिक फिजन में क्या हो रहा है, होमोलिटिक फिजन में क्या हो रहा है, चलिए भाई देखते हैं। ठीक है, हेट्रोलिटिक फिजन एंड होमोलिटिक फिजन। तो देखो एक एक करके इनको पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास हेट्रोलिटिक फिजन। अब ये क्या बेटा, ये आपकी अनसिमेट्रिकल फिजन होती है। यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड के क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे चले गए, तो इसीलिए इसको टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका यूजुअली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, एंड इट इज फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट। सब समझते हैं, सब समझते हैं। ठीक है, ये देख लेना तुम, यहाँ मेन देखो। सपोज करो बेटा तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये रहा CH3 एंड यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, चलो G ही ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने केस लिया 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने लिया केस 1। केस 1 में क्या है, केस 1 में आपके पास क्या है बेटा, कि जो आपका G है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जो आपका G है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होगा क्या, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले जाएंगे बेटा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि G जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे बना देते हैं, कैसे होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ चले गए एंड आपको क्या मिला बेटा, आपको मिला भाई अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा।
यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा एंड ये आपका बन जाएगा G माइनस। ये क्या बन जाएगा? G माइनस बन जाएगा। कार्बन में बेटा जब प्लस आता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं कार्बोकटायन। उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन बोलते हैं। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता था बच्चों? दूसरा केस ये हो सकता था, केस टू क्या हो सकता था कि आपका जो कार्बन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस G। कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस G से। तो अब क्या होगा? अब जो आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन की तरफ चले जाएंगे। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन की तरफ चले जाएंगे इधर। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा C माइनस, ठीक है, एंड यहाँ पे G प्लस। ठीक है, अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बनायन, कार्ब अनायन। ठीक है, ये कार्बोकटायन, ये आपका कार्बनायन। तो आप देख सकते हो बच्चों के हेटेरोलिटिक फिजन में आपकी चार्ज स्पीशीज जनरेट हो रही हैं, चार्ज स्पीशीज जनरेट हो रही हैं हेटेरोलिटिक फिजन में। तो हेटेरोलिटिक फिजन के पॉइंट्स देखो बेटा, अनसिमेट्रिकल फिजन है, 2 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले गए, यूजुअली अकर्स इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और किसमें फेवर होता है? यूजुअली फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट। जो बेटा आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन्स खींच के अपनी तरफ बैठ गया, इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया। कार्बन पे जब प्लस आता है तो कार्बोकटायन बोलते हैं। यहाँ पे आपका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था ग्रुप से तो भाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ चले गए, इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो उसको कार्बनायन बोलते हैं और ये बन गया G प्लस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 स्पीशीज जनरेट होती है इन हेटेरोलिटिक फिजन। ठीक है, 4 स्पीशीज आई ना, 4 स्पीशीज, चार्जेस आ गए यहाँ पे। यस, हेटेरोलिटिक फिजन हो गया। चलो अब बात करते हैं होमोलिटिक फिजन की। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है बेटा? बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका सिमेट्रिकल फिजन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर गया। ये आपका यूजुअली नॉन पोलर बॉन्ड्स में होता है एंड इट इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, यूवी रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर। इसको समझते हैं, देखो वही वाला ले लेते हैं बेटा, ये हो गया आपका CH और यहाँ पे हमने ले लिया G, एक ग्रुप लगा हुआ है G। अब यहाँ पे कार्बन और ये जो C है और ये G है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे टूटेगा बेटा? कैसे क्लीव होगा? ऐसे क्लीव होगा। ठीक है, एंड ये ऐसे टूटा तो होगा क्या? बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो आपको क्या मिला बच्चों? आपको मिला समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये क्या बन गया आपका? फ्री रेडिकल। यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल क्या होती हैं? फ्री रेडिकल आपकी न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं, न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होता है। फ्री रेडिकल आपकी न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज है हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस, क्लियर है कहानी? आपको हेटेरोलिटिक फिजन समझ आ गया, होमोलिटिक फिजन समझ आ गया कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड किन तरीकों से टूट सकता है। यस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने 3 नई टर्म्स में इंट्रोड्यूस करी, कार्बोकटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। इन पे अभी हम थोड़ी सी देर बाद आएंगे। एक बार अटैकिंग रिएजेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट्स देख लेते हैं। अब अटैकिंग रिएजेंट्स से बेटा आपके पास होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, आइए इनको जानते हैं। ठीक है, सो यू हैव इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, बीच में एक लाइन भी खींच देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन है ना, और फाइल माने लविंग। फाइल का मतलब है प्यार करना, है ना, फाइल टू लव। तो ये क्या होते हैं बेटा? ये आपकी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी कि इनको नेगेटिव से प्यार है भाई, इनको नेगेटिव से प्यार है। अब अगर किसी को नेगेटिव से प्यार है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स को, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इनको नेगेटिव से प्यार है, इलेक्ट्रॉन से प्यार है, तो इन पे खुद कैसा चार्ज होगा? इन पे खुद पॉजिटिव चार्ज होगा। या फिर अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इनके पास क्या होगी बेटा? इनके पास क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तभी तो भाई हमें किसी चीज की चाहत तभी होती है जब उस चीज की कमी हो हमारे पास। अगर हमारे पास कोई चीज है ना तो हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है ना यार, क्या हो गया, ये है तो सबके पास ही होता है। बट नहीं, हमें किसी
चीज से प्यार कब होता है? जब वो चीज हमारे पास ना हो। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, उसको प्यार है भाई, तो उस पर खुद कैसे चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर वो न्यूट्रल होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो आपके पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, या तो आपके पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, या फिर आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, आप एग्जांपल्स देख लो भाई। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो, आपके पास हो गया CH3 प्लस, Cl प्लस, H प्लस, H3O प्लस एटसेट्रा, पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो भाई ये हो गया आपका BH3, BF3, AlCl3 एटसेट्रा। ठीक है, यस, तो ये आपके पॉजिटिवली चार्ज हो गए, आपके न्यूट्रल हो गए। बट इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, इनको नेगेटिव से प्यार है, तो खुद या तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। अब अगर बच्चों मैं बात करती हूँ न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियो का क्या मतलब हो गया? न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब है इश्क, मोहब्बत, प्यार। ठीक है, तो न्यूक्लियस लविंग यानी कि इसको किससे प्यार है? पॉजिटिव से प्यार है। ठीक है, इसको किससे प्यार है? पॉजिटिव से प्यार है। तो खुद अब इस पे कैसा चार्ज होगा? या तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, इस पे खुद नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो इसको पॉजिटिव से प्यार है, या फिर इसके पास लोन पेयर होगा। ठीक है, या फिर ये इसके पास लोन पेयर होगा। यस, तो आप देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि भाई या तो ये आपके नेगेटिवली चार्ज होंगे, नेगेटिवली चार्ज, या फिर न्यूट्रल बट हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल बट इनके पास लोन पेयर होंगे। अब आप एग्जांपल देख लो, नेगेटिवली चार्ज के केस में आपके पास हो गया, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज में आपके पास हो गया F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस एटसेट्रा। ठीक है, न्यूट्रल की अगर मैं बात करती हूं तो न्यूट्रल के केस में आपके पास हो गया NH3, देखो लोन पेयर है। ठीक है, H2O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, RNH2। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गए आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। सो अटैकिंग रिएजेंट्स में इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब प्यार, तो इलेक्ट्रॉन लविंग, नेगेटिव से प्यार है तो खुद पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तभी तो नेगेटिव से प्यार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से प्यार कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव से प्यार है तो खुद पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर इनके पास लोन पेयर होंगे। भाई खुद के पास हाँ हाँ ठीक है भंडारा है, तभी तो इनको पॉजिटिव से प्यार है। तो ये हो गया बच्चों आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखो अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक करा, ठीक है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई जो रिएक्शन के दौरान कुछ समय के लिए बनता है। ठीक है, एंड देन वो आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स दे देता है। नाउ कमिंग बैक टू इंटरमीडिएट्स, मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या क्या बताया था बच्चों? मैंने यहाँ पे आपको कार्बोकटायन इंट्रोड्यूस करा दिया, कार्बन आयन हो गया एंड फ्री रेडिकल हो गया। एक बार इनको प्यार से और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन। ठीक है, अगर मैं कार्बोकटायन की शेप की बात करूं बेटा, है ना, मैंने ले लिया मिथाइल कार्बोकटायन CH3। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो भाई यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन ने 3 बॉन्ड, मतलब कार्बन के पास क्या है? कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 3 बॉन्ड पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2, है ना, 3 बॉन्ड पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। यस, क्लियर है कहानी? sp2 हो गया। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ बेटा इलेक्ट्रॉन्स की, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? शेप की बेटा अगर मैं बात करूं तो शेप कैसी होती है? शेप हो गई आपकी ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, शेप क्या हो गई? ट्राइगोनल प्लानर। यस, तो यहां पे मैंने मिथाइल कार्बोकटायन ले लिया, आपको वेकेंट ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है, 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बेचारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, एंड शेप क्या हो गई? ट्राइगोनल प्लानर। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर मैं बात करती हूँ फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल के केस में सपोज करो मैंने ले लिया, ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैंने ले लिया, तो यहां पे आपके पास क्या होगा? यहां पे आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा। यहां पे क्या होगा आपके पास? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा। ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा आपके पास, यहां पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। यस, एंड उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, 6 एंड देन एक ये हो गया आपका 7 और इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड ये भी क्या होता है बेटा? ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट कार्बन आयन, कार्बन आयन की अगर मैं बात करती हूं बच्चा, तो यहां पे क्या होता है? मैंने ले लिया ये, ठीक है, अब यहां पे क्या होता है बच्चों? यहां पे
यहां पे क्या है, यहां पे आपका जो कार्बन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हो गई। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगी, पर शेप हो जाएगी आपकी पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगी बच्चों, शेप हो जाएगी आपकी पिरामिडल। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, sp2 sp2 sp3, ट्राइगोनल प्लैनेट, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल। ठीक है, अब एक बार ना क्या करते हैं बच्चों, एक बार ना इनकी स्टेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, इनकी स्टेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट फर्स्टली कार्बोकटायन, अगर मैं कार्बोकटायन की बात करती हूं तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बोकटायन। इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री हो गई, क्योंकि कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक और कार्बन से अटैच्ड है। फिर मैंने ले लिया बच्चों 2 डिग्री कार्बोकटायन, कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 और कार्बन से अटैच्ड है, तो दिस इज 2 डिग्री। एंड कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकटायन। अब जो बच्चों आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रदान करते हैं। ये लो बेटा, ये ले, ठीक है। तो अब यार बेचारा खुद एक तो है ना इलेक्ट्रॉन, है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास है और इसके साथ ऐसे ग्रुप लग गए हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकते हैं। सपोज करो तुम्हें भूख लग रही है और तुम्हारा एक दोस्त आके कहता है चल भाई तेरे को मोमोज खिलाकर आता हूं, तो तुम खुश होगे। तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, 2 दोस्त आ गए, चल भाई तेरे को मोमोज खिलाकर लाता हूं, मोमोज खाने के बाद ना चल पिज्जा खाने चलेंगे, तुम और खुश होगे। तुम्हें भूख लग रही है, अब 3 दोस्त आ गए, भाई मोमोज खाएंगे, फिर पिज्जा खाएंगे, फिर ऐसा करते हैं मीठे में ना कुछ बढ़िया सा कुछ खाकर आ जाएंगे, ठीक है, गुलाब जामुन खाकर आएंगे, तो तुम और ज्यादा खुश होगे। सिमिलरली बेटा बेचारे के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए हैं, तो ऑब्वियसली ये खुश होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो खुशी सबसे ज्यादा यहाँ पे है, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका 3 डिग्री कार्बोकटायन, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम क्या हो गया आपका 1 डिग्री हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फ्री रेडिकल के केस में समझते हैं। अगर मैं बात करती हूँ फ्री रेडिकल की, दूसरा कलर ले लेते हैं। इफ आई टॉक अबाउट फ्री रेडिकल, वहां पे क्या होगा बच्चों, बना लेते हैं एक बार 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री एंड ये हो गया आपका 3 डिग्री। अब देखा जाए तो यार फ्री रेडिकल भी आपका एज सच कोई इलेक्ट्रॉन रिच तो है नहीं कि हो भर भर के इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो ये भी खुश ही होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ लगेगा, ये भी कहेगा हाँ यार भाई बढ़िया ही बात है, आ जाओ लग जाओ, 3 तो बहुत बढ़िया, 2 थोड़ा कम बढ़िया, 1 थोड़ा और कम, है ना। तो फ्री रेडिकल के केस में भी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है बेटा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम आपका 1 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्री रेडिकल, ये हो गया आपकी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कार्बन आयन, अगर बेटा मैं कार्बन आयन की बात करती हूं तो यहां पे क्या है, एक बार बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 1 डिग्री, ये हो गया आपका 2 डिग्री, ये हो गया आपका 3 डिग्री। अब तुम यार खुद सोचो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब यार तुमने 3 ग्रुप लगा दिए जो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे, कार्बन कहेगा भाई बस करो यार, नहीं चाहिए भाई, है ना। तो अब तुम ऐसे सोचोगे, अब तुम्हारा पूरा पेट भरा हुआ है भाई, यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक पेट भरा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हारे 3 दोस्त आते, चल भाई पहले मोमोज खाएंगे, फिर पिज्जा खाएंगे, फिर गुलाब जामुन खाएंगे। तुम कहोगे यार नहीं, चलो अब 3 की वजह 2 दोस्त आ गए, भाई मोमोज खाएंगे पिज्जा खाएंगे, अच्छा। और अब 1 दोस्त आ गया, चल भाई मोमोज खाएंगे, तो तुम कहोगे चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो कार्बन आयन के केस में क्या हो जाता है बेटा, कार्बन आयन के केस में तुम्हारा उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री तुम्हारा स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम तुम्हारा 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं चाह रहा है। तो 3 ग्रुप्स अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो वहां पे अनस्टेबिलिटी आएगी, मतलब वो स्टेबल नहीं होगा उतना। सो 3 डिग्री कम, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 1 डिग्री। सो डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस बेटा। यहां तक हमने क्या निपटा लिया है, यहां तक हमने अपने
कॉन्सेप्ट्स को निपटा लिए। सबसे पहले देखा कि भाई फिजन इन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हो रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड में आप हेटेरोलिटिक फिजन कर सकते हो, होमोलिटिक फिजन कर सकते हो। हेटेरोलिटिक में क्या हो रहा है बेटा, हेटेरोलिटिक के केस में सपोज करो भाई ये तुम्हारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के अपनी तरफ ले गए, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव तो कार्बोकटायन। सपोज करो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस ग्रुप जी, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ही अपनी तरफ ले जाएगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका कार्बन आयन। तो हेटेरोलिटिक फिजन में आपके क्या होते हैं बेटा, चार्ज स्पीशीज आपकी जनरेट होती हैं। होमोलिटिक की बात करूं बेटा, होमोलिटिक में क्या होता है, होमोलिटिक में बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहां पे कार्बन और ये जो ग्रुप है ना जी, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, सेम हो गई, तो ये आपका बॉन्ड कैसे टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो यहां पे आपके पास क्या जनरेट हुआ, फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। फ्री रेडिकल आपकी न्यूट्रल स्पीशीज होती है हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हमने कार्बोकटायन कार्बन आयन फ्री रेडिकल थोड़े से रूबरू हो गए। चलिए अब हमने फिर क्या देखे बेटा, इनकी शेप की बात करी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्बोकटायन फ्री रेडिकल कार्बन आयन। फिर हमने उनकी स्टेबिलिटी की बात करी। कार्बोकटायन फ्री रेडिकल में 3 डिग्री 7 से ज्यादा स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। फ्री रेडिकल में भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बट कार्बन आयन में उल्टा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देन बच्चों अटैकिंग रिएजेंट की बात करी हमने। अटैकिंग रिएजेंट में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, अगर उनको नेगेटिव चीज से प्यार है, इलेक्ट्रॉन से प्यार है, तो खुद पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो या तो पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चीज से प्यार है तो खुद पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके एग्जांपल्स हमने देखे। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि यहां तक क्या आप लोगों को समझ आ गया, बढ़िया से क्लियर हो गया, क्योंकि इसके बाद बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे, तुम्हारे इफेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहां तक आप लोगों को समझ आ गया है तो आप क्या कीजिए, आप ना कमेंट्स में बढ़िया सा रेड कलर का हार्ट बना दीजिए, अगर यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है, सब समझ आ गया है तो। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, विच इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, एंड सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। बड़े प्यारे प्यारे सिंपल से इफेक्ट्स हैं यार, घबराना नहीं है, इनसे डरना नहीं है, बहुत इजी तरीके से इनको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। अब ये क्या होता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट आपका परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन। जिन देखो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होनी है। अब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है। कैसे होती है भाई, देखते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट आपके 2 प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट है ना, 2 टाइप का होता है, बढ़िया से बना लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अब ये प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। जब आपकी कार्बन चेन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है, तब वहां पे क्या हो रहा होता है, प्लस आई इफेक्ट हो रहा होता है। क्या बोला मैंने, जब आपकी कार्बन चेन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, तो हम लिख लेते हैं पहले, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड, तब आपका क्या होता है बेटा, तब आपका प्लस आई इफेक्ट होता है। कार्बन चेन पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी तो इस पर डेल माइनस आया है ना, डबल डेल माइनस। ठीक है, चलो अब माइनस आई इफेक्ट कब देखने को मिलता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड। जब बेटा कार्बन चेन पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए भाई, मैंने क्या करा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। ये क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, विड्रॉ करेगा। तो इस पे क्या आया, इस पे आया डेल माइनस और इस पे आया डेल प्लस। अब ये इससे खींचेगा तो डबल डेल प्लस हो गया, ये इससे खींचेगा तो ये हो गया, ठीक है। तो अब होता क्या है बेटा, आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना वो विद डिस्टेंस डिक्रीज होता है, एंड 3 कार्बन एटम्स के बाद तो नेग्लिजिबल सा ही हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपके अल्काइल ग्रुप आ गए, ठीक है, आपके क्या आ गए, अल्काइल ग्रुप आ गए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में आपके पास भाई आप ले लो फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, Br, NO2 एटसेट्रा, यस। तो आपके पास क्या हो गया बेटा, प्लस आई इफेक्ट जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब मैम प्लस आई माइनस आई तो समझ आ गया, बट एक बार इसका यूज कहाँ हो रहा है, तो आइए भाई देखते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है आपका टेंडेंसी टू लूज H+, याद है कि नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ है आपका टेंडेंसी टू लूज H+। अब सपोज करो बच्चों मेरे पास क्या है, मेरे पास है C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे भाई F इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब यार हमें ये पता है कि जो जितना इजीली बढ़िया से H+ रिलीज करता है वो उतना ही बढ़िया एसिड होता है। अब यार ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, ये यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ से खींचेगा, एंड इस H+ का निकलना आसान हो जाएगा। आप इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, कोई हम यहाँ से चीज खींच रहे हैं तो इसका निकलना ऐसे आसान सा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भाई इसने इससे ली, इसने इससे, अब ऑक्सीजन ने कहा भाई, ऑक्सीजन ने कहा तो मुझे हाइड्रोजन की तरफ से और तगड़े तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचनी पड़ेगी, तो अब H पॉजिटिव का निकलना आसान हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं A और B। अब B की ना कोई नई फ्रेंड बन गई, ठीक है, B की कोई नई फ्रेंड बन गई, न्यू फ्रेंड बन गई, ठीक है। अब ये जो न्यू फ्रेंड है वो भाई इधर मेरे साथ ही रह भाई, तू मेरे साथ ही रह, है ना। तो यार अब इधर बेचारा खींच रहा है तो ये दोस्ती है ना टूट जाएगी, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ठीक है ना। तो इसी को समझो बेटा, इसी से समझो कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो यहाँ से H पॉजिटिव का निकलना आसान हो जाएगा एंड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आपका माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो आपका माइनस आई इफेक्ट हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इस चीज को अपने दिमाग में रखना कि आपका माइनस आई इफेक्ट हो रहा है तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब एक और एग्जांपल ले लो, यहां पे मैंने लिया C डबल बॉन्ड OOH और यहां पे बेटा क्या हुआ, यहां पे अब मेरे पास अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा बेटा, है ना। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक ठाक कर दी है। अब ऑक्सीजन जो है ना वो यहां से इस तरफ से हाइड्रोजन की साइड से उतनी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींच रहा, वो कह रहा है यार ठीक है, खुश हूँ जिंदगी में, अब ठीक है, क्या परेशान करना बेचारे को, है ना। तो वो इतनी शिद्दत से यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींच रहा, तो H पॉजिटिव उतना प्यार से उतनी आसानी से नहीं निकल रहा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी घट गई। तो प्लस आई इफेक्ट देखने को मिला, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी घट गई। तो यहाँ से बेटा हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, इन दोनों को हम हटा के क्या रिश्ता लिख सकते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे तगड़े तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, H पॉजिटिव का निकलना आसान होगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट हो रहा होगा भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो H पॉजिटिव का निकलना उतना आसान नहीं रह जाएगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिश्ता, ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, काफी यूजफुल है ये हमारे लिए, तो इसका हमने ध्यान रखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ को देखा भाई इंडक्टिव इफेक्ट के नजरिए से। अब एक बार बेसिक स्ट्रेंथ को देख लो, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जितना इजीली बढ़िया से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, बेस होगा। तो सपोज कीजिए मेरे पास है CH3NH2, ठीक है, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है, ठीक है,
यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है। अब ये जो बेटा आपका CH3 ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, आपका प्लस आई इफेक्ट करेगा, प्लस आई इफेक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा तो इस लोन पेयर का निकलना और आसान हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझो कि सपोज करो आपने ना किसी दिन ऐसे डोनेशन करी कि भाई ऐसे खाना बांटते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। अब आपकी मदद के लिए और आपके 10 दोस्त आ गए कि भाई देख हम भी इतना सारा खाना ले आए, हम भी इतना सारा, हम भी इतना सारा, तो कितने बढ़िया तरीके से डोनेशन हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो लोन पेयर का डोनेशन आसान हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बट यही अगर दूसरी तरफ बच्चा मैं क्या कर दूं, ठीक है, दूसरी तरफ मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दी, यानी कि माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। सपोज करो भाई आप खाना ऐसे बांटने के लिए, डोनेट करने के लिए लाओ, तुम्हारे घर के ही 5 बच्चे आ गए, दीदी दीदी भैया भैया हमें दे दो, हमें दे दो, है ना, कहाँ तो डोनेट कर पाए, घर में इधर उधर बट गया तुम्हारा खाना। तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो लोन पेयर का डोनेट होना मुश्किल हो जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लोन पेयर का डोनेशन मुश्किल हो जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसी से हम एक और रिश्ता यहां बना सकते हैं कि जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है बेटा, जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये हो रहा था तो ये बढ़ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट हो रहा था तो बेसिक स्ट्रेंथ घट रही थी, ठीक है। तो ये रिश्ता भी देख लो, ये रिश्ता भी बहुत बढ़िया कहलाता है ना। चलिए जी, ये भी हमने देख लिया। और बेटा आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी मैंने आपको पीछे ही दिखा दिया था यहाँ पे, है ना, हमने यहीं पे देख लिया था। जैसे कि आप देख सकते हो भाई कार्बन आयन है, आपके जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको प्लस आई इफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं ऑलरेडी, भाई इस पे नेगेटिव चार्जेस को नहीं चाहिए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। वैसे ही हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में भी देख लिया था। यस, तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अगर भाई आपकी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन चेन में आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो माइनस आई इफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। एंड हमने कुछ एप्लीकेशंस देख ली। डन है बच्चा, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा इफेक्ट है, वो है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, it involves the complete transfer of electrons of a multiple bond to one of the bonded atoms, usually more electronegative, in the presence of attacking reagent। बेटा यहाँ पे ना आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। एंड ये आपका इफेक्ट कब देखने को मिलता है, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट होता है, ठीक है, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है तब आपको ये इफेक्ट देखने को मिलता है। अब फिर से वही बात आती है बच्चों कि ये भी आपके 2 प्रकार का होता है, ये भी आपके 2 प्रकार का होता है, बहुत छोटा सा यार ये इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, प्लस ई एंड माइनस ई, ठीक है। अब भाई ये कब होता है प्लस ई और माइनस ई, सपोज करो भाई मेरे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है। अब मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब यार पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, देखो क्या लिखा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, आप इधर भी कर सकते थे, एक ही बात है। तो जब यहाँ पे मैंने ट्रांसफर करा बच्चों, तो ध्यान देना यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ये जो H प्लस है ये कहाँ पे जाना चाहेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव पे जाना चाहेगा, तो ये H प्लस आपका यहां पर आना चाहेगा। तो यहां क्या हुआ, जिस तरफ बेटा आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं उसी तरफ आपका अटैकिंग रिएजेंट गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं, कि जिस तरफ आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स गए वहीं पे आपका अटैकिंग रिएजेंट गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां, अटैकिंग रिएजेंट भी यहां आया, तो ये क्या हो गया आपका प्लस ई इफेक्ट हो गया। तो इसको अगर हम बढ़िया से बनाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, ये आपका यहां गया और ये आपका यहीं पर आया, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्लस रहेगा बेटा, है ना, यहाँ पे आपके H लग गया आके, ओहो जगह थोड़ी कम हो रही है, चलो इसको नेक्स्ट पे ही बना देते हैं, ठीक है, प्लस ई माइनस ई, प्लस ई माइनस ई, ठीक है।
जहां बच्चा आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वहीं पे आपका अटैकिंग रिएजेंट आके जुड़ रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस ये माइनस, माइनस पे तो H आके जुड़ गया, तो यहाँ पे आपका H आके जुड़ गया और ये हो गया, तो यहाँ पे आपको प्लस E देखने को मिल रहा है। माइनस E में क्या होता है देखेंगे बच्चों, माइनस ई में क्या हुआ, आपको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो अब आपके इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो इस पे आपका नेगेटिव आएगा, इस पे आपका पॉजिटिव आएगा। अब मैंने ले लिया कोई न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये अब कहां जाएगा बच्चों, ये कहां जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, मानता है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका अटैकिंग रिएजेंट दूसरी तरफ आके लगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ गए उसकी दूसरी तरफ आके अटैकिंग रिएजेंट लगा, तो यहां पे क्या होता है आपका माइनस ई, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जहां गए एंड अटैकिंग रिएजेंट जहां आया वो अलग अलग जगह है। पाई इलेक्ट्रॉन्स जहां गए अटैकिंग रिएजेंट भी वहीं पर आया, सेम सेम प्लस ई। पाई इलेक्ट्रॉन्स जहां गए अटैकिंग रिएजेंट उसकी ऑपोजिट दूसरी जगह पर आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम माइनस ई बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, माइनस ई, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ये O माइनस एंड यहां पे आपका Cn आके जुड़ गया, सो दिस इज योर प्लस ई, दिस इज योर माइनस ई। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ भाई। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट को, विच इज रेजोनेंस, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे बेटा, रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस क्या होता है टाइगर्स, देखिए समझते हैं। देखो, जब किसी एक स्ट्रक्चर से कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज ना समझ आ रही हो, मैंने क्या बोला, जब किसी एक स्ट्रक्चर से कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज ना समझ आए तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं एंड प्रोसेस को रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस जो होता है वो एक परमानेंट इफेक्ट होता है जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसका हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब ना बच्चों, रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, रेजोनेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, देखते हैं भाई। पहली देखो, आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसा हो, पाई सिग्मा पाई, घबराना नहीं है, सब समझेंगे। देखो पाई सिग्मा पाई दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे, सो व्हाट यू गेट, आपको मिला CH2 प्लस, है ना, यहाँ से चला गया तो प्लस, देन CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। नेक्स्ट देखो, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज या पाई सिग्मा लोन पेयर, देखो भाई पाई सिग्मा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका यहाँ, सॉरी ये नहीं, ये आपका यहाँ गया और ये आपका यहाँ आया, ठीक है, ये आपका यहाँ गया, ये आपका यहाँ आया, तो आपको क्या मिलेगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव या वेकेंट ऑर्बिटल, ये आपका यहाँ गया, सो व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट बेटा, ये यहाँ गया तो इस पे पॉजिटिव आया, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसा था ऐसा हो गया। अब देखो, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ठीक है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अब देखो यार, फ्री रेडिकल है तो हमने कैसे बॉन्ड तोड़ा, होमोलिटिकली, ये आपका यहाँ गया, ये आपका यहाँ गया, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, CH2, ठीक है, CH2, ठीक है। अब होता क्या बेटा, ये दोनों मिलके आपका बॉन्ड बना लेते हैं, वाह भाई वाह, है, ये दोनों मिलके आपका बॉन्ड बना लेते हैं, तो इन्होंने ये बॉन्ड बना लिया, तो देखो ये था, ये हो गया, ठीक है। क्लियर हुई कहानी, रेजोनेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो समझ आई। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब कुछ कुछ पॉइंट सुनो, ठीक है। देखो, पहला पॉइंट, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, पहला पॉइंट। सेकंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स बोल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, किसी भी मॉलिक्यूल का बेटा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना, वो इन बिटवीन होता है, ठीक है, इन बिटवीन ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, यानी कि उनका हाइब्रिड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं बेंजीन को, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने क्या करा भाई, घुमा दिया, इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कुछ ऐसा, ठीक है।
ये मिल गया आपको। और देखा जाए तो भाई अगर मैं इसको ऐसे 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 कर दूं तो ये वापस आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये वापस आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों, ये दोनों हो गए आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड देखो, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा होता है, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी कार्बन पे डीलोकलाइज्ड हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम बेंजीन को ऐसे बनाते हैं, अरे क्या हो गया भाई, है ना, ऐसे बनाते हैं, है कि नहीं। ये क्या है, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस हाइब्रिड आपका उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एंड देखते हैं कि आपका जो ये रेजोनेंस है ना, अब इसी को ना एक्सटेंड करके ना मेसोमेरिक भी लिख देती हूँ, ठीक है। मैम क्या कह रहे हो, समझो घबराओ नहीं। मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। देखो बच्चा, ये जो आपका मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट होता है ना, ये आपका 90% तक सेम होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें, बट यहाँ पे ना अभी हम एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, फिर से वही कहानी आती है बेटा, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, और दूसरा है आपका माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट। अब प्लस एम या प्लस आर कब होता है बच्चों, प्लस एम या प्लस आर कब होता है, लिखेंगे when conjugated system has इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू इट। बेटा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो आपको प्लस एम या प्लस आर देखने को मिलता है। When conjugated system has electron donating group attached to it, and दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस एम या माइनस आर आपको कब देखने को मिलता है, conjugated system has इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू इट, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू इट। बेटा प्लस एम या प्लस आर कब देखने को मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या उस पर लोन पेयर होंगे। तो आप एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में आपके पास हो गया है ना OH हो गया, आपके पास X हो गया, ठीक है, NH2 हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। और अगर बेटा मैं बात करती हूं माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट की, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो, है ना। एग्जांपल के तौर पे आप ले लो NO2 हो गया, CHO हो गया, COOH एटसेट्रा, ठीक है। अभी समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई ले लो आप, सबसे पहले यहां पे मैंने ले लिया OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, OH ग्रुप क्या लगा हुआ है ना। अब ये क्या करेगा बेटा, ये क्या है, OH क्या है भाई, ये आपका प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। ये क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे जाएगा एंड ये आपका यहाँ पे जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट। बढ़िया से बनाते हैं भाई, है ना, एरोस के अलग अलग कलर ताकि आपको समझ आए। ये आपका यहाँ पे आया तो भाई डबल बॉन्ड, O पे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आया, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पे जाएगा और ये आपका यहाँ पे जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है, नेगेटिव ऐसे ऐसे, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन बच्चों, ये आपका यहाँ पे जाएगा और ये आपका यहाँ पे जाएगा, तो अब क्या बन गया, ये आपका यहाँ गया तो ऐसे, ये तो ऑलरेडी था ही, ठीक है ना, और यहाँ आपका माइनस आ गया। अब देखो भाई ये आपका यहाँ पे जाएगा, ये आपका वापसी जाएगा, एंड व्हाट यू आर गेटिंग, आपको क्या मिल जाएगा, आपको वापस बेटा आपकी रिंग मिल गई, बट उल्टी हो चुकी है। ध्यान से देखो, रिंग आपकी उल्टी हो चुकी है। ऐसे शुरू करा था
ऐसे पहुंच गए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इट इज एक्टिवेटिंग द रिंग, है ना, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों। अब अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोफाइल की, कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना, ऐसे चलते फिरते ला 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 ला, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, नेगेटिव से प्यार है उसको। अब उसने यहां पे देखा, उसने कहा यार नेगेटिव कहां पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो एंड पैरा और ये मेटा क्या होता है बेटा, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ वाली जो पोजीशन होती है वो आपकी ऑर्थो होती है, उसके ऑपोजिट वाली पोजीशन आपकी पैरा होती है, और ये जो बीच में आपकी बच जाती है ये मेटा होती है। तो यहाँ पे ये आपका ऑर्थो ऑर्थो है ना, ग्रुप के साथ ऑर्थो ऑर्थो, उसके ऑपोजिट आपका पैरा, और ये आपका क्या हो गया बेटा, मेटा हो गया। यहाँ पे बना देते हैं, है ना, ताकि एक जगह बन जाए। ये बेटा आपका ऑर्थो ऑर्थो हो गया, ग्रुप के ऑपोजिट आपका पैरा हो गया, और ये आपका मेटा हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल से घूमता फिरता आ रहा है, ला 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 ला, उसको ये देखने को मिला कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है, नेगेटिव चार्ज कहां पे है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो किस पोजीशन पे जाके लगना चाहेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे, ठीक है, ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, नेगेटिव से प्यार है उसको, और नेगेटिव उसको ऑर्थो या पैरा पे दिख रहा है। तो जो कंपाउंड्स आपके प्लस एम या प्लस आर करते हैं, जो आपके प्लस एम या प्लस आर करते हैं, एक तो वो रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेंगे बेटा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे भेजेंगे। तो हम कहते हैं कि प्लस एम या प्लस आर वाले क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे भेजते हैं, ठीक है। चलो प्लस एम या प्लस आर की कहानी आपको समझ आई। अब माइनस एम या माइनस आर की बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने ले लिया यहां पे, सपोज करो NO2 ले लिया, ठीक है। अब होगा क्या भाई, ये यहां गया, ये इसने यहां से ले लिया, तो अब क्या बनेगा भाई, यहां से गया तो यहां पे प्लस आ गया, ठीक है, यहां प्लस आ गया, ये एज इट इज, यहां डबल NO माइनस ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये आपका यहां पे जाएगा, ये आपका यहां गया, तो आपको क्या मिला टाइगर्स, ठीक है, यहां पे प्लस, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये आपका यहां पर आएगा, सो व्हाट यू आर गेटिंग, आप खुद ट्राई करो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो क्या मिल गया, ठीक है, आप देख सकते हो बेटा रिंग उल्टी हो गई, रिंग उल्टी हो गई, एंड रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है, विड्रॉ करी जा रही है, ठीक है। अब आया इलेक्ट्रोफाइल फिर से ला 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 ला, उसको भाई उसको नेगेटिव से प्यार है, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, और उसे अब देखने को मिल रहा है कि यार ऑर्थो पे पैरा पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, यार यहाँ नेगेटिव तो छोड़ो, यहाँ तो पॉजिटिव है, मैं खुद पॉजिटिव हूँ भाई, ना 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 भाई, यहाँ नहीं है ना भाई, वो कहेंगे आजा भाई, नहीं जाना नहीं जाना, वो जाएगा ही नहीं यार, खुद पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी प्लस प्लस प्लस, ऐसे कैसे यार, तो वो कहेगा यार दिल तोड़ दिया ऑर्थो और पैरा ने मेरा, क्या करूं, चल यार ऑर्थो और पैरा से तो मेटा ही बेटर है ना, ये प्लस से तो बेटर है कि मेटा पे ही चला जाऊं। तो इसीलिए जो आपके माइनस एम या माइनस आर करते बेटा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिशन पे जाना चाहेगा। तो जो आपके माइनस एम या माइनस आर करते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं जाओ जी जाओ मेटा पे जाओ, है ना। ऑर्थो पैरा पे तो प्लस 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 आ रहा है, तो उससे बेटर तो मेटा ही है, तो माइनस एम या माइनस आर वाले आपके मेटा डायरेक्टिंग हो गए, प्लस एम या प्लस आर जो शो कर रहे हैं वो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए, ठीक है। ये आपके रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, ये आपके रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल खुशी खुशी आना चाहेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल खुशी खुशी नहीं आना चाह रहा ज्यादा, एंड आ भी रहा है तो कहां जा रहा है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग हो रहा है, ठीक है। इतनी बेटा आपको कहानी समझ आई है कि नहीं, ठीक है।
ये आपको क्लियर हुआ, क्योंकि इसके बाद बस अब आपका हाइपर कॉन्जुगेशन बचा है। यहां तक आपको समझ आया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया है तो आप क्या करो, कमेंट्स में ना एक प्यारा सा एक फ्लावर बना दो, ठीक है। कमेंट्स में एक प्यारा सा फ्लावर बना दो अगर यहां तक आपको सब क्लियर है तो। इज इट क्लियर बेटा? बन गए बेटा फूल पत्ती। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं अपने लास्ट इफेक्ट को, विच इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब देखो यार, अभी तक हमने जितने इफेक्ट्स देखे ना, सब में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है ना। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, रेजोनेंस में आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में ना आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, एंड बड़े ही स्पेसिफिक सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? देखो यहाँ पे जो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो मूव करते हैं। मैम कौन सा वाला CH बॉन्ड? देखो, जो एल्काइल ग्रुप बेटा आपका सिस्टम से कनेक्टेड है, सिस्टम से जो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, ये सिस्टम आपका अनसैचुरेटेड हो सकता है, कार्बोकटायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है ना। तो सिस्टम से जो आपका एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, उस एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करते हैं। मैम ऐसे 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 निकल गया, कुछ समझ नहीं आया। देखो सब समझाती हूँ, पहले जो बोला है वो एक बार देख लो। यहाँ पे क्या होता है बच्चा, यहाँ पे हो रहा है आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द CH बॉन्ड of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or to an atom with an unshared p orbital। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस, एंकीमेरिक असिस्टेंस या बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस जैसा कुछ हो रहा होता है बट एक्चुअल रेजोनेंस नहीं। देखो यार, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ना बच्चों कुछ कंडीशंस होती हैं, पहले कंडीशंस देखते हैं फिर हाइपर कॉन्जुगेशन समझेंगे। तो सबसे पहली है आपके पास प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपके पास प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन। देन वी हैव क्या, आपका जो अल्फा कार्बन है इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। एंड देन है हमारे पास should have at least one alpha hydrogen, should have at least वन अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। सो आपके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए। देखो अल्फा कार्बन कौन सा होता है, कोई भी ऊट-पटांग सा ग्रुप लगा हुआ है, जो भी चीज है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, ठीक है। एंड अल्फा कार्बन पे लगे हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यस, चलो जी अब एक एक करके समझते हैं, है ना। सबसे पहले बेटा मैंने क्या ले लिया, सबसे पहले मैंने ले लिया कार्बोकटायन, ठीक है। अब देखो यार, ये जो आपका कुछ है ना, ये ऊट-पटांग सी चीज है, इसके साथ वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन और ये रहे आपके अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी। कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब बेचारे ये हाइड्रोजन कहते हैं यार हमारा भाई दुखी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, चल इसकी मदद करते हैं। तो होता क्या बच्चों, ये बॉन्ड आपका यहां जाता है तो आपको क्या मिलता है, यू गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यू गेट समथिंग लाइक दिस, ये प्लस आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH2 है ना, CH2। अब इस पे बॉन्ड आ गया तो इसका प्लस तो चला गया, ये बन गया आपका, है ना। बॉन्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं दिख रहा। चलो अब इस हाइड्रोजन ने कहा भाई मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी तो मदद कर सकता हूं। तो चलो जी, इसने भी मदद कर दी, दूसरे कलर से बना देते हैं। इसने भी मदद कर दी तो आपको क्या मिला, आपको कुछ ऐसा मिला, ठीक है। अब तीसरे वाले ने कहा भाई मैं भी क्यों पीछे हटूं, मैं भी तो मदद कर सकता हूं, तो इसने मदद कर दी, ठीक है। तो आपको क्या मिला, जब ये वाला हाइड्रोजन मदद करेगा तो आपको क्या मिला, आपको मिला समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ठीक है जी। तो आपके यहां पे क्या बन गए बच्चों, आपके यहां पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। क्लियर है, समझे कि नहीं? चलो थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज करो बेटा मैंने क्या ले लिया, अब ये क्या था, ये मेरा 1 डिग्री कार्बोकटायन था, ठीक है। ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, दिस वाज 1 डिग्री कार्बोकटायन। मैंने ये ले लिया, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकटायन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये भी आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो आपके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। यहां पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। और अगर मैं बात करती हूँ, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकटायन हो गया, यहाँ पे 3 3 6 3 9, यहाँ पे आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि 9 आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो इससे बेटा हमारा ये निकल कर आता है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, मैंने HCS लिख दिया, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इज
इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कॉमन सी बात है ना, कॉमन साइंस की बात है, सेंस नहीं, कॉमन साइंस की बात है, जितने अल्फा कार्बन है उतने आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। एंड जितने ज्यादा आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पे बेटा आपके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहाँ 6 बनेंगे और यहाँ पे 3 बनेंगे। 3 मैंने आपको बना के दिखा दी, बाकी भी आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो बेटा इसीलिए हम कहते हैं कि आपका जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम आपका 1 डिग्री हो जाता है, क्योंकि 3 डिग्री के केस में आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे 6, वहां पे 3, तो इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। अब चीज क्लियर हुई, अब बात समझ आई, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ये बात कर ली बेटा कार्बोकैटायन की। अब एक बार फ्री रेडिकल की भी बात कर लेते हैं। अब फ्री रेडिकल के केस में बेटा, फ्री रेडिकल है तो होमोलिटिकली क्लीव करेगा, ठीक है। ये आपका गया यहाँ पे, ये आपका गया यहाँ पे, तो क्या मिला मुझे देखेंगे, ठीक है। ये तो एज इट इज रहे, यहाँ पे रेडिकल आया, ये बना, ये तो था ही, इसको वैसे ही बना देते हैं ना, ये तो था ही। अब इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, ठीक है। समझे ना कैसे, पीछे भी आपको ये समझा दिया था मैंने, ठीक। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। क्लियर है कहानी। चलो इस वाले ने कहा भाई मैं क्यों पीछे हटूं, मेरा भी तो भाई है, ठीक है। यहां से भी हो जाएगा बेटा, ये वाला भी, और ठीक है ये वाला भी हो जाएगा बेटा, है ना। एंड आपका ये वाला भी हो जाएगा। वही सेम कहानी है, 3 आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 3 आपके क्या बन जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एक बना के दिखा दिया, दूसरा भी देख लो बेटा, है ना। ग्रीन वाले से बना देते हैं, चलो ग्रीन वाला, है ना। यहां से अगर हुआ तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट कैसे बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है कहानी। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अब हमने किसकी बात कर ली बेटा, आपके पास आ गया डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन आ गया। अब यहां पे क्या होगा, देखो भाई यहां पे क्या होगा, ये आपका यहां गया, ये आपका यहां गया। व्हाट यू आर गेटिंग, आपको मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या बना, कैसे बना, यस। सिमिलरली बेटा अगर मैं इसकी बात करूं, ये कहेगा भाई मैं क्यों पीछे हटूं, तो क्या बन जाएगा आपका, और अगर इसकी बात करूं, ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो आपको ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे याद रखनी है कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन हैं, एंड जितने ज्यादा आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये था आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, जहां पे आपका क्या हो रहा है बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है। ये पूरी कहानी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। क्लियर है। चलो यार अब मेरे को ना, अगर ये क्लियर है ना, बच्चों को इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, तो चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो मुझे। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद दिमाग लगाओ, फिर आप प्ले करना, हम इसको साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। मैंने बच्चों आपको पीछे ही बताया है, हो गया पहले, हो गया, बताओ हो गया, आंसर लिख देना कमेंट्स में, ठीक है। अब देखो यार मैंने आपको पीछे ही बताया है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन के। जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ये वाला आपका अल्फा हो गया, ये आपका अल्फा हो गया, एंड ये आपका अल्फा हो गया। अब देख लो भाई इस पे कितने कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, बस एक और हाइड्रोजन है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 7 आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इज दिस क्लियर टू यू, इज दिस क्लियर टू यू। देखो बेटा अल्फा कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करना है ना, ये जो भी ऊट पटांग सी चीज लगी हुई है उसके साथ वाला अल्फा कार्बन, ठीक है,
यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल है, इसके साथ वाला अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड में क्या होगा, ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी हो सकता था, अभी यहाँ पे है नहीं बट यहाँ पे भी हो सकता था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला अल्फा कार्बन, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका प्लस है, तो ये आपका अल्फा, इसके साथ ये अल्फा और ये आपका अल्फा, उस अल्फा कार्बन पे जितने अल्फा हाइड्रोजन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, कंडीशंस मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की बता दी हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मैंने अभी क्या बताया भाई, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे आपकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, हाँ कि ना। चलिए जी, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे पता लगेंगे, अल्फा हाइड्रोजन गिन लो। अब देखो भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला अल्फा, ये भी आपका अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। हाइड्रोजन देख लो, 3 3 6 3 9 3 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। यहाँ पे बेटा 3 3 6 3 9 ये तो नहीं है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 3 ही हो गए, ठीक। तो आपकी स्टेबिलिटी कैसे कम होती जा रही है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम ये। सो दिस इज योर ऑर्डर, है ना, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ आ गई कहानी। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के इस जीओसी के सेशन को करते हैं खत्म, है ना। सेशन को खत्म करने से पहले बेटा एक प्यारी सी अच्छी सी कोट देख लो। देखो, ये आपने बहुत बार सुना होगा, मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। बेटा जैसे कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, बट स्मार्ट वर्क और जो हार्ड वर्क है ना, वो बेटा पैरेलल चलते हैं। ये नहीं कि अरे मेहनत तो कर ही नहीं रहे हैं, बस स्मार्टली वर्क करी जा रहे हैं, सब बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्क के साथ जब स्मार्ट वर्क करोगे ना बेटा, तो आप अपने मतलब ऊंचाइयों को छू जाओगे, ठीक है ना। पर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, बट जब वो मेहनत स्मार्टली करोगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटा जीओसी की, जितना इजी हो सकता था मैंने उतना इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगर कहीं पे कोई चीज रह जाती है तो उस पार्ट को फिर से देखना, क्योंकि मुझे पता है बेटा कि ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज लाइक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा दिस इज लाइक, ये समझ आ गया ना तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल मक्खन मलाई हो जाएगी। तो इसको अच्छे से देखना। क्या आज की क्लास में सब क्लियर हुआ, मेरे को ये बता देना बस बेटा कमेंट्स में कि क्या आज की क्लास में सब क्लियर हुआ। अगर आपको ऐसा लगा कि यस मैम जीओसी समझ आ गया, हम कर लेंगे, हमें कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए बेटा, देखो क्वेश्चंस तो आपको खूब प्रैक्टिस करने हैं, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग में जाके कॉन्सेप्ट बैठेगा। भी कॉन्सेप्ट घुसा है दिमाग में, उसको दिमाग में कहना ना आओ बैठो, है ना, चाय पानी लो, तो बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस गया है एंड आपको मजा आया आज की क्लास में, इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड आज की क्लास में आपको सब अच्छे से समझ आ गया, सब क्लियर हो गया, मजा आया, तो आप जानते ही हैं आपको क्या करना बेटा, कमेंट्स में टाइगर बना देना है, ठीक है, प्यारा सा टाइगर बना देना है कमेंट्स में। तो टाइगर बना दो, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अच्छे से बेटा इस सेशन को देखना, है ना। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते करें, इस वीडियो को देखें, लेक्चर को देखो, ढेर सारी प्रैक्टिस करो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, साइनारा बच्चों।